नमस्कार. मॅक्स महाराष्ट्रमध्ये आपलं स्वागत आहे. मी आहे किरण सोनावणे. तुम्ही मानवी हक्कासाठी लढत असाल, सामाजिक कार्यकर्ते असाल, तर तुम्हाला सध्याच्या काळामध्ये मोठी किंमत चुकवावी लागते. आणि ही चुकवत असताना तुम्ही जर सातत्याने लढा दिला, तर मात्र न्यायालयाला तुमच्या समोर झुकावं लागतं आणि तुम्हाला न्याय द्यावा लागतो. हे सगळं सांगायचं कारण असं, की कालच सामाजिक कार्यकर्ते आणि मानवी हक्क कार्यकर्त्या टिस्टा सेटलवाड यांना सुप्रीम कोर्टानं जामीन मंजूर केलेला आहे, ॲब्सोल्यूट जामीन मंजूर केलेल्या आहेत. आणि त्यांच्यावरती ज्या काही केसेस म्हणजे 9 केसेस दाखल केल्या होत्या, त्या संदर्भामध्ये त्या बोलण्यासाठी आता आपल्या सोबत आहेत. आपण त्यांच्याशी बोलणार आहोत. टिस्टा सेटलवाडजी, तुमचं स्वागत आहे मॅक्स महाराष्ट्रामध्ये. टिस्टा सेटलवाड यांच्या संदर्भात सांगायचं म्हणजे त्यांचे आजोबा जे आहेत ते म्हणजे सॉलिसिटर्स, भारताचे सॉलिसिटर्स होते. यांनी स्वतः पत्रकारिता केलेली आहे आणि अनेक सामाजिक उपक्रमांमध्ये त्या सहमत असतात. मानवी हक्कासाठी धावत असतात. गुजरातमध्ये ज्या दंगली झाल्या त्या दंगलीच्या संदर्भात त्या ऍक्टिव्ह होतात. त्या संदर्भातली रिपोर्टिंग त्यांनी त्या संदर्भात केली आहे. बाबरी मस्जिद ज्यावेळेस पाडली गेली त्यानंतर सुद्धा त्यांनी मोठ्या प्रमाणामध्ये त्या संदर्भातलं सत्य जे आहे ते लोकांसमोर आणण्याचा प्रयत्न त्या काळात गेला होता. पण मात्र त्यांच्यावरती वेगवेगळा आरोप टाकून, वेगवेगळ्या पद्धतीच्या केसेस टाकून त्यांचं काम थांबवण्याचं, न्याय मागण्याचं काम थांबवण्याचा आणि त्यांना जायबंद करण्याचा प्रयत्न मात्र वेगवेगळ्या पद्धतीनं होतोय. आता त्या आपल्या सोबत आहेत. तिष्ठाजी, स्वागत आहे तुमचं मॅक्स महाराष्ट्रामध्ये. तुम्हाला 2007 साली भारतानं पद्मश्री दिलेली आहे. पद्मश्री देऊन सुद्धा अशा पद्धतीच्या प्रकरणाला तुम्हाला सामोरे जावं लागतंय. तुमचं म्हणजे बेल मिळालेलं आहे त्याच्या अगोदरची काय प्रतिक्रिया, काय सांगाल तुम्ही? एक पद्मश्री मिळालेली असताना सुद्धा अशा पद्धतीच्या यांना तुम्हाला तुमच्यावरती संशय व्यक्त केला जातो आणि तुमच्यावरती अशा पद्धतीचे आरोप केले जातात. मी काय म्हणू मॅक्स महाराष्ट्रमध्ये मी आभारी मानते कि मला ये मौका देता तुम्ही. मैं जवाब इसका मैं कैसे दूं? जब आप कानूनी लड़ाई लड़ते हैं एक मास वायलेंस के लिए, जो हमारे सर्वाइवर्स है, जनसंहार के लिए, इस तरह का टारगेटेड वायलेंस जिसको हम लक्षित हिंसा कहते हैं, जहाँ पे मतलब राजसत्ता की एजेंसीज, पुलिस और मॉब जो है एक साथ एक तरफा काम करके एक समुदाय के खिलाफ, चाहे वो दलित हो, मुसलमान हो, कभी हिंदू भी हो सकता है, कश्मीरी पंडित के साथ जैसे हुआ, उस तरह की जब हिंसा होती है और उस वक्त न्याय मिल सकता है कि नहीं, ये सवाल को लेकर हमने काफी सालों से प्रयास करने की कोशिश की, मानव अधिकार कार्यकर्ता होते हुए, सिविल राइट्स एक्टिविस्ट होते हुए और पत्रकार होते हुए। और हमने ये देखा कि आप लाख आर्टिकल्स लिख सकते हैं, डॉक्यूमेंटेशन आप बना सकते हैं, रिपोर्ट निकाल सकते हैं, मगर एक बार आपने कानूनी लड़ाई के अंदर कदम आपने रखा तो फिर बहुत सारी कठिनाई आ सकती है। और वो किस तरह की कठिनाई है? हमारी जो संस्था है सिटीजन्स फॉर जस्टिस एंड पीस, cjp.org.in, आज भी वो काफी राज्यों में काम कर रही है। उनका बस यही मंशा था कि संवैधानिक रूप से, कानूनी रूप से हम न्याय पहुंचाने की कोशिश करें, ये मानते हुए कि कानूनी लड़ाई लड़ना सामान्य सर्वाइवर के लिए आसान नहीं है, क्योंकि लंबी प्रक्रिया होती है, एविडेंस गैदरिंग का मामला होता है, स्टेटमेंट देना होता है, वकील की सहाय की जरूरत होती है, वकील की गाइडेंस की जरूरत होती है। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि ये जो काम हमारी संस्था ने किया और जो संस्था की मैं सेक्रेटरी हूँ, वो काम मैंने अकेले नहीं किया, पूरी टीम ने मिलकर किया। मगर चूंकि मैं एक तरह की एक प्रतीक बन गई संस्था की, इसीलिए 2004 से लेके आज तक मेरे खिलाफ गुजरात सरकार के द्वारा लगातार एफआईआर के बाद एफआईआर करने की कोशिश, और आपको इस मंशा से ये किया जाता है कि आप अपना काम में रुकावट लाएं, आपके काम पे एक तरह का लोगों के मन में सवाल हो कि क्या ये काम सही हो रहा है या गलत हो रहा है। सही बात है। बहुत सारे गलत सही, गलत ज्यादा, सही कम, इस तरह के आरोप आप लगाते हैं जिसमें कोई सच्चाई नहीं। और आपके आज की मीडिया का हाल आप जानते हैं, इसलिए मैक्स महाराष्ट्र जैसे अनोखा एक चैनल है जो सच्चाई के पीछे कोशिश करता है कि सच्चाई लाने के लिए, पर बाकी जो मीडिया जिसका नाम हमारे वरिष्ठ पत्रकारों ने गोदी मीडिया दिया है,
वो सही गोदी बात। मीडिया पूरे कानूनी यंत्रणाओं के आरोपों बार हाँ बार प्रकाशित करके आपका जो बैलेंसिंग जो उसका जवाब है, हाँ आपके वाउचर्स है, आपके बहुत से अकाउंट्स है, वो नहीं दिखाएंगे। सिर्फ एक तरफा खबर दे के इस तरह की बातें चलाई जाती है। खैर, ये जो 9 एफआईआर क्या थे, सबसे हाँ पहले तो बेस्ट बेकरी में 2004 में एक एफआईआर दर्ज हुआ, ये कहते हुए कि हमने जायरा शेख को किडनैप किया था, ये किया था, वो हाँ किया था। क्योंकि बहुत एक ऐतिहासिक फैसला हुआ था सुप्रीम कोर्ट से, बम्बई में रीट्रायल और ट्रांसफर केस करके रीट्रायल ऑर्डर करने का। और ये इस आधार पे हुआ था कि जायरा शेख जो प्रमुख विटनेस थी, उनके और उनके परिवार ने हमारी संस्था को अप्रोच किया, मानवाधिकार आयोग को अप्रोच किया, और ये बात हमारे सामने रखी विटनेस के साथ। बाकी भी विटनेस सामने थे सबूतों के साथ कि पहली जो ट्रायल वडोदरा में हुई, वहां पे एक तरफापन हुआ। 27-28 दिन में पूरी ट्रायल खत्म की गई, कि आई विटनेसेस को नहीं बुलाया, और वहां के एमएलए आमदार मधु श्रीवास्तव ने बहुत सारा दमन उनके परिवार के साथ किया। मानवाधिकार ने ये नेशनल जो हमारे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, उस वक्त जस्टिस आनंद उनके चेयरपर्सन थे, उन्होंने उनकी बात पूरी सुनी। उसके बाद एक केस दर्ज हुआ, उसके बाद हमारी संस्था और जायरा ने भी केस दर्ज किया, और वो केस की सुनवाई होते हुए केस का ट्रांसफर हुआ। जब केस बंबई में चलने लगा मजगांव कोर्ट में, तब उनकी बहुत सारे आई विटनेसेस की जुबानी हुई, और बहुत सारे आरोपियों को पहचानने का काम सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 2004 में शुरू हो गया। शुरू होते थे जिस दिन जायरा शेख की पेशी थी कोर्ट में, उस दिन के एक दिन पहले वो चली जाती है गुजरात, या ली जाती है गुजरात कमांडो, गुजरात पुलिस के कमांडो के साथ साथ जाती है गुजरात पुलिस, जो प्रोसिक्यूशन है ये केस में। हाँ इतनी अनोखी बात थी कि प्रोसिक्यूशन गुजरात पुलिस का था हाँ बंबई में, और वही पुलिस स्टार विटनेस को प्रोटेक्शन देके उसको हॉस्टाइल बनाने का काम करती है, वही सरकार। तो इतनी अनोखी एक प्रक्रिया हमने देखी। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो कहती है कि किडनैपिंग के चार्ज वगैरह जो भी लगाती है। तो 2 दिन के अंदर मैं सुप्रीम कोर्ट के पास गई, और मैंने सुप्रीम कोर्ट को कहा कि देखिए, याचिका तो उनकी भी थी, हमारी भी थी, अभी आप जांच करवाइए कि कौन सच बोल रहा है। हम आपकी जांच पे पूरा विश्वास करते हैं। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जांच बिठाई, जैसे बीएम गुप्ता साहब की जांच बिठाई। 9 महीना वो प्रक्रिया चली, और चलते 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 फिर उसका पूरा निकाल आ गया, जिसमें पूरे हमारे संगठन को क्लीन चिट दिया गया, हमें क्लीन चिट दिया गया, और जायरा शेख को अनफॉर्चुनेटली पर्जरी के चार्जेस का सामना करना पड़ा, एक जेल में उसने जेल किया। तो ये तो पहला था। उसके बाद 9 हुए हैं, और कल का जो निकाल था सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि बहुत बहुत लंबी कहानी है, मैं इतनी लंबी तो नहीं बोल सकती हूँ, मगर मुझे कहना है कि 9 एफआईआर में से सिर्फ 2 केसेस में चार्जशीट हुए हैं। एक चार्जशीट में जिसमें गए साल मुझे जेल जाना पड़ा, वो उसको भी बेल में देते देते सुप्रीम कोर्ट में ही बेल देना पड़ा, गुजरात हाई कोर्ट से भी बेल नहीं मिला, 1 हफ्ते का स्टे भी नहीं मिला, और दूसरा केस बंबई के कोर्ट में चल रहा है। बाकी 2 केसेस में चार्जशीट हुए नहीं है, और बाकी 4 केसेस में एफआईआर क्वॉश हो चुके हैं, 3 केसेस में। तो सफलता आपको मिलती है, मगर जैसे आपने शुरुआत में खुद दोहराया, तब मिलती है जब आप लगातार इसको लड़ते 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 थकते थक जाए। और बस इतना ही मैं कहूंगी अंत में, कि चूंकि अंदर से कुछ ताकतें मिली, लोगों का बहुत साथ मिला हमें, तो हमने हमारा काम पूरी तरह रोका नहीं, यही मैं हमारी सफलता में मानती हूँ। मगर न्याय प्रक्रिया के सामने मैं इतना ही हाथ जोड़ के कहती हूँ कि जब स्टेट ही प्रेडेटर बन जाता है, जब सरकारें ही मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के पीछे पड़ जाती है, तो मुझे लगता है कि कानून व्यवस्था ने और बारीकी से और तेजी से ये मामलों को देखना चाहिए। क्योंकि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं, चाहे वो आरटीआई एक्टिविस्ट हो या एंटी माइनिंग एक्टिविस्ट होते हैं उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, सबके साथ ये हो रहा है, मैं अकेली नहीं हूँ। सिर्फ मेरे केस क्योंकि एक हो गया है जो एक तरह का प्रसिद्ध नाम वगैरह, मगर बहुत सारे ऐसे मानवाधिकार के कार्यकर्ता हैं जिसको इस तरह की 3, 4, 6, 10, 12 केसेस जेल में पड़ रहे हैं। हमारे आदिवासी कार्यकर्ता है झारखंड में, सोनभद्र में, उड़ीसा में, जिसके खिलाफ भी 12-15 इस तरह के एफआईआर होते होते
उनको कोर्ट का चक्कर, पेशी का चक्कर करना पड़ता है और अपने आंदोलन से वो थोड़ा सा वंचित हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमारे कानून व्यवस्था को और न्याय प्रक्रिया को ध्यान से मानवाधिकार कार्यकर्ता और सामाजिक कार्यकर्ता जब के खिलाफ जब केस होते हैं तो थोड़ा बारीकी से नजर से देखना पड़ेगा। आपके उसी सवाल पर मैं आ रहा था कि आपके साथ पास तो मशीनरी थी, लोग थे, आपको एक फेस था, आप पद्मश्री थी और आपको कानून का ज्ञान था, तो आपने ये करके आपके लिए जस्टिस आ गया। तो आम जैसे आपने बताया कि छत्तीसगढ़ में हो, महाराष्ट्र के आदिवासी इलाके में हो या अन्य जगह पे गुजरात वगैरह में जो लोग काम कर रहे मानव अधिकार के लिए, पहले जो लोग मानव अधिकार के लिए काम करते थे, अभी का समय जो मानव अधिकार के लिए काम कर रहे हैं, क्या फर्क दिख रहा है, कितनी कठिन है? नहीं, कठिनाई ये है कि मुझे लगता है कि सरकारों ने ये एक निर्णय कर लिया है कि अपने ही आवाम के खिलाफ एक तरह का मुहिम चलाना। हाँ। और प्रोटेस्ट को क्रिमिनलाइज करना, आंदोलन को क्रिमिनलाइज करना। अगर सरकार की कोई भी नीति के सवाल उठाए जाए और एक आंदोलन चलाया जाता है, जैसे कि माइनिंग के खिलाफ, मतलब जो माइनिंग के खिलाफ होता है, तो हमारे पूरे खनिज के खिलाफ जो हमारे आंदोलन चल रहे हैं, वेदांत के खिलाफ, अडानी के खिलाफ, सिर्फ अडानी नहीं, वेदांत भी है, स्टरलाइट भी है, अलग अलग कंपनियां हैं। वो जब शुरू होते हैं तो उसको खत्म करने के लिए मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। 2-2.5 महीने पहले एक बहुत वरिष्ठ कार्यकर्ता हमारे, जिनको भी अवार्ड मिला है, बहुत बड़ा अवार्ड मिला है, जिसको ग्रीन नोबेल कहते हैं, प्रफुल्ला समंतारा जी, उनको उड़ीसा में ऐसे ही अबडक्ट किया गया। मतलब अचानक वो बस प्रेस कॉन्फ्रेंस एड्रेस करने वाले थे हमारे काशीपुर आदिवासियों के सवाल पे, और उनको वहां से पूरा किडनैप करके पता नहीं कौन उनको ले रहा है। हम लोग सब परेशान थे। उनको 1-2-10 किलोमीटर दूर बहरामपुर में जाके छोड़ दिया और सब परेशान थे कि ले जाने वाले कौन थे। तो हम लोग हैरान थे कि इस तरह की बातें उड़ीसा में हो रही है। तो ये उड़ीसा में भी होती है, गुजरात में भी होती है, बंगाल में भी होती है, महाराष्ट्र में भी होती है, बिहार में भी होती है। मैं इसमें एक पार्टी को नहीं जुड़ रही हूँ, मगर ये जो राज सत्ता का एक पूरी शक्ल बदल रही है कि आप पुलिस का इस्तेमाल और पुलिस यंत्रणा का इस्तेमाल सामाजिक और मानवाधिकार कार्यकर्ता के खिलाफ कर रहे हैं, आंदोलन तोड़ने के लिए कर रहे हैं, और ये संविधान के खिलाफ है और कानून के खिलाफ है। कल की जो केस में आपको बेल मिला, जिसमें जो सीजीपी का कंफर्म हुआ, बेल कंफर्म हुआ, जो सीजीपी मतलब सिटीजन फॉर जस्टिस एंड पीस जिस संस्था है वो सबरंग, ये 2 संस्था को लेकर 1 करोड़ 14 लाख रुपए का अपहरण का या हड़पने का जो आरोप लगा था, तो वो उसके बारे में जरा बताइए ताकि वो क्लियर हो जाए मामला। हाँ, इसमें 2 चीजें आपने सही कहा। एक तो मतलब हमारे जो सीजेपी के अकाउंट्स के बारे में था, तो हमने गुजरात पुलिस को 2015 में ही 20,000 हमारे पेज के वाउचर्स उनको दे दिए हैं, जिसमें हर एक आइटम वाइज एक्सपेंडिचर की बात है। हमने सबरंग ट्रस्ट का भी पूरा एक वाउचर दे दिए हैं, और उसमें एक सवाल नहीं उठा सकते वो कि पैसा यहाँ का वहां गया है। मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि जो हमारी पूरी बम्बई की ऑफिस चलती है, वो हमारे एंसेस्ट्रल घर से चलती है, जो हमारे दादा परदादा का घर था, वहां पे ही हमारी ऑफिस है। और इतने 23 साल के काम में एक रुपये का किराया ना हमारे माँ बाप ने लिया, ना हमारी बहनों हम लेते हैं संस्था से। तो हमने बल्कि संस्था को कंट्रीब्यूट किया है, क्योंकि हम ये मानते हैं कि हमारा सामाजिक काम है। जो भी हमारा कंट्रीब्यूशन आता है पब्लिक से, वो पूरा हम अकाउंट करते हैं, इनकम टैक्स के सामने हमारा जाता है, चैरिटी कमिश्नर के सामने जाता है, हमारे ऑडिटर देखते हैं। तो मैं एक जो एलिगेशन है उसको न सिर्फ रिफ्यूट करती हूँ, मगर ये भी कहूंगी कि एक चीज भी गुजरात सरकार को, गुजरात पुलिस को मिली नहीं है। और इसी वजह से ये दोनों केस में, चाहे वो सबरंग ट्रस्ट का केस हो या सीजेपी का केस हो, इसमें कोई चार्जशीट 8 साल के बाद, 5 साल के बाद दाखिल नहीं हुई। ये तो चार्जशीट दाखिल करने में क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि उनके पास कुछ है नहीं, उनको सब परेशान करना था, बदनाम करना था, और पूरे जो गोदी मीडिया का इस्तेमाल करके एक तरह से कोर्ट कचहरी में खड़ा करना था, ताकि लोग बताएं कि ये काम ही गलत है, क्योंकि ये गलत मंशे से काम किया गया है। और हम बार बार कहते हैं कि हमारे जो ट्रस्टीज है, विजय तेंदुलकर सर हमारे फाउंडिंग ट्रस्टी थे,
उसके बाद बाकी लोग भी थे, आलिक पदमसी भी थे, IM कादरी साहब है, हमारे अच्छे अच्छे जो हमारे ट्रस्टीज है वो सब हमारे अकाउंट्स पे बहुत बारीक से निगरानी रखते हैं और बैलेंस शीट पे उनका सिग्नेचर जाता है। और हम बहुत फकर से कह सकते हैं कि हमारा पैसा बिल्कुल सफाई से स्पेंड होता है, क्योंकि हम मानते हैं कि पब्लिक से जब आप चंदा इकट्ठा करते कोई काम करते हैं तो यू अकाउंटेबल टू द पब्लिक, और जो भी संजीदगी से सवाल पूछे हम उसका जवाब देने के लिए तैयार है। मगर वो मोटिवेटेड सवाल हो जो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य गंदी तरह से टीवी चैनल पे करते हैं, तो उसमें तो कोई मतलब है ही नहीं, क्योंकि ना सच्चाई आती है उसमें, ना कुछ मालूम करने की चीजें होती है। एजेंसीज के सामने, कोर्ट के सामने जो भी सवाल किए गए हैं, हमने पूरे सवाल का बहुत ही डिटेल में जवाब दिया है। 3-4 बार हम दोनों केसेस में हम अपियर हुए हैं गुजरात पुलिस के सामने, उनका जवाब दिया है। और चाहे कितना भी मोटिवेटेड हमको लगे, हमने पुलिस वो जो पूरा प्रोसेस को रिस्पेक्ट करते हुए हमने कोई भी चीज का सवाल का जवाब नहीं दिया या कोऑपरेट नहीं किया, ये बिल्कुल कोई कह नहीं सकता। और जो भी कह रहा है सुप्रीम कोर्ट में ये बात, ये झूठ है। फेरा का भी आपके ऊपर आरोप लगा था, नहीं, फेरा का बिल्कुल नहीं है, फेरा का बिल्कुल नहीं है हमारा। FCRA फोर फाउंडेशन $2,90,000 का। FCRA हाँ, और FCRA, फर्क है, बहुत फर्क हाँ, है कि फोर्ड FCRA में फाउंडेशन, सबरंग कम्युनिकेशंस का FCRA था, तो फोर्ड फाउंडेशन हमारे पास कुछ ग्रांट आती थी। वो ग्रांट को लेकर भी मैं आपको सफाई से कहना चाहती हूँ कि CBI कोर्ट में वहाँ पे चार्जशीट लगी हुई है और वहाँ पे सुनवाई हो रही है। पूरी तरह से हमने एक एक पैसे पे TDS भर के उसका अकाउंट भरा है। होम मिनिस्ट्री के पास भी अकाउंट्स गए हैं, इनकम टैक्स पे पास भी गए हैं, और उसमें कोई भी कानून का उल्लंघन नहीं हुआ। जब केस चलेगा तो पता चलेगा कि हमने कोई कानून को वायलेट नहीं किया। जो भी है डॉक्यूमेंट पब्लिक है। इतनी सारी यानी समाज के लिए काम करते वक्त इतनी सारी लड़ाई लड़ने के बाद में अभी आप जिस स्तर पे आ चुकी है, उस स्तर से आम ऐसा लगता है कि लोकतंत्र की जो सारी व्यवस्था है वो तार तार होती जा रही है। देखिए, आप देखिए अभी आए दिन किसको अरेस्ट किया जा रहा है, मैं नाम नहीं लूंगी, आए दिन किसको पकड़े जा रहा है। पत्रकारों के खिलाफ कितने सेडिशन के केसेस हैं, पत्रकारों के खिलाफ कितने UAPA के केसेस डाले जाते हैं। रेट किस तरह की जाती है, मोबाइल फोन सीज करना, कंप्यूटर सीज करना, बिना कोई प्रोसेस फॉलो करके, बिना कोई कोर्ट के पास जाके वारंट करके। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हम बस ऐसे मोड पे पहुंचे हैं कि सरकार को लगता है कि हम कुछ भी कर सकते हैं और कोई हमें सवाल नहीं कर सकता। और ये बहुत ही एक खतरनाक मोड पे हम पहुंचे हैं, क्योंकि जब पार्लियामेंट के अंदर कानून इस तरह पास किया जाता है बिना कोई डिस्कशन, बिना कोई जॉइंट सिलेक्ट कमेटी, बिना कोई पार्लियामेंट्री कमेटी, तो मुझे लगता है आम इंसान जो भारतीय नागरिक है वो कहाँ से सेफ रहेगा, वो कहाँ से प्रोसेस से प्रोटेक्टेड रहेगा। एक पुलिस राज का ही जमाना को हम जी रहे हैं। सरकार क्यों कर रही है ऐसा? ये सवाल आप ही ज्यादा बेहतर जाने। तो अभी समझो आगे की लड़ाई किस तरह से आप प्लान कर रहे हैं, लोगों से क्या कहना चाहोगे? नहीं, देखो, हम तो हमारे संघर्ष हमारा चालू है, जहाँ पे जो भी हम इश्यूज हम उठा रहे हैं। मगर मैं तो इतना ही कह दूंगी कि अभी मैं 16-17 साल की थी जब आपातकाल के बाद 1977 में इंदिरा गांधी ने इत्तेफाक से इलेक्शंस डिक्लेयर कर दिए, और बम्बई शहर में रामदास भटकल के घर से हम लोग जाके पोस्टर इकट्ठा कर करके पूरे बॉम्बे में कांग्रेस पार्टी के खिलाफ हम लोग कैंपेन किए। तो जब वो तानाशाही के खिलाफ हम लोग कैंपेन किए हैं और खुल के कैंपेन किए हैं, हमने माना कि हमारे देश में जो हुआ था उस वक्त वो बिल्कुल गलत था, आजादी और आजाद बोल के खिलाफ था, संविधान के खिलाफ था। तो आज अगर एक अघोषित आपातकाल जारी है जिसमें आप इमरजेंसी नहीं लगा करके भी आप एक कानून का शास्त्रीकरण करके लोगों के खिलाफ गलत केस डाल करके कानून में ही इतना बदल ला रहे हैं आप, UAPA कानून, PMLA कानून, प्रेस के खिलाफ कानून, इस तरह के कानून ला रहे हैं कि पुलिस यंत्रणा जैसे एजेंसी CBI ED के हाथ में हथियार बना करके अब अवाम के खिलाफ आप इनको छोड़ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अघोषित आपातकाल के खिलाफ
अलग अलग संस्था ने, अलग अलग मूवमेंट्स ने, जन आंदोलन ने साथ में आकर आवाज उठाना पड़ेगा, क्योंकि ये सवाल है देश का, ये सवाल है स्वतंत्रता तक की लड़ाई का, और ये सवाल है हमारे संविधान को बचाने का। सरकार ने आपके खिलाफ तकरीबन सारे हथियार इस्तेमाल करके देखे हैं। आपको दबाव डाल के देखा, आपके ऊपर आरोप करके देखा, आपको जेल में भी डाल के देखा। तो उसके बाद में जेल में जब आपको डाला, तब आपकी मानसिकता क्या थी, तब आप क्या सोच रहे, वहां का अनुभव क्या? जेल का अनुभव किसी के लिए अच्छा नहीं होता, और मैं इस वक्त मेरी किताब लिख रही हूँ जेल के अनुभव को लेकर, और मैं मानती हूँ कि किसी को एक बहुत अकेलापन महसूस होता है, इंसान जलील अपने आप को महसूस करता है, एक डर भी लगता है, बहुत सारी चीजें, एक तरह का आइसोलेशन भी हो जाता है, और एक सोचने का भी मौका मिलता है, कि बहुत गहराई से सोचने का मौका मिलता है कि ये जो हो रहा है, क्योंकि मैं जब अंदर थी गए साल जून से लेकर सितंबर तक, तो उसी वक्त 15 अगस्त 2022 को जो 75 साल था हमारी आज़ादी का, और अमृत महोत्सव मनाया जा रहा था, और हमारे जेल के अंदर झंडा वंदन भी नहीं हुआ, और हमें बड़ा अफसोस हुआ कि साबरमती महिला जेल में झंडा वंदन भी नहीं किया जाता है। और उसी दिन 2 दिन के बाद जब गुजराती और अंग्रेजी अखबार मेरे पास आ गए, जो हमारे पास आते थे रोज, 2 दिन के बाद जब 15 अगस्त के आए, तो हमने देखा कि बिल्किस बानो के मुजरिमों को छोड़ दिया है, और वही जेल के अंदर ऐसे 17 औरतें थी जो 14 से 21 साल सजा काट चुकी है इंडिविजुअल मर्डर में या कुछ भी है, और वो लोग 4 साल से इंतजार में थे कि उनका रिमिशन आए, और वो रो रो के चीख के आंदोलन कर रही थी। तो नाइंसाफी भी दिखाई जाती है जेल में, और ये भी दिखाई देता है कि इंसान अंदर से कहाँ से मजबूती अपने आप को मिलता है। मुझे तो सबसे ज्यादा जो मजबूती मिली कि हमारे जो साथ में जो संगठन काम करते हैं, सामाजिक और राजनीतिक, उन्होंने मिल मिला करके मुझे पोस्टकार्ड और लेटर लिखने की प्रक्रिया शुरू कर दी। तो मुझे 70 दिन के अंदर 2000-7000 लेटर मिले जेल के अंदर, और वो खत को, पोस्टकार्ड को पढ़ के मुझे इतना एक मजबूती और स्ट्रेंथ मिलता था कि मैं बता नहीं सकती। जेल में जाकर आने के बाद कृष्णा सेतलवाड़ ज्यादा निर्भय हो चुकी है, या क्या हुआ है? कृष्णा सेतलवाड़ में क्या बदला है? ये तो कहना मुश्किल है, क्योंकि वो एक ऐसा एक अनुभव होता है जो जिंदगी भर के लिए एक छापा डालता है इंसान के दिल और दिमाग पे। तो वो कहना कि मैं कम या ज्यादा मजबूत हो गई हूँ, या बहादुर हो गई हूँ, या बहादुर हूँ कि नहीं, वो सब मुझे नहीं कहना है। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि जब तक हम कर सके हमारा काम एक सक्रिय रूप से करना है, निर्भर रह के करना है, और बहुत ही एक सच्चाई से करना है। मैं मानती हूँ कि जब नियत अपनी साफ हो और काम साफ हो, तो वो काम अपने आप लोगों के सामने आ जाता है। इतनी बड़ी व्यवस्था के खिलाफ आप लड़ रही हो, तो क्या लगता क्या है कि जीतेंगे या क्या होगा? वो सवाल का जवाब मेरे पास नहीं है। धन्यवाद कृष्णा जी, आपने भारत के साथ बातचीत की और खुले रूप से अपने विचार रखे। ये यही होते कृष्णा सेतलवाड़, ज्यांना बेल मिळालेला आहे, आणि त्याचा ऍब्सोल्यूट म्हणजे बेलचं जे देणं होतं त्याला ऍब्सोल्यूट बेल मिळालेला आहे, आणि त्यातनं आता त्यांच्या सामाजिक कामांमध्ये पुन्हा एकदा सक्रिय झालेले आहेत. पण एखाद्या मानव अधिकार कार्यकर्त्याला किंवा सामाजिक कार्यकर्ता ज्यावेळेस व्यवस्थेच्या विरोधात लढायला लागतो, त्यावेळेस त्याला कुठल्या पद्धतीला सामोरे जावं लागतं, कुठल्या प्रश्नाला सामोरे जावं लागतं. त्याचं एक उदाहरण कृष्णा सेतलवाड़ आहे. इतिहासामध्ये अशा अनेक उदाहरणं आहेत, पण त्यांनी ज्या पद्धतीने सांगितलं की म्हणजे आपले अनुभव सांगितले की त्यांच्याकडे सगळ्या प्रकारचे पुरावे असून सुद्धा सरकार त्यांच्यावरचा एकही आरोप सिद्ध करू शकलेला नाहीये, आणि आरोप सिद्ध न करता त्यांना जेलमध्ये टाकलेलं आहे, आणि त्यांच्या विरोधात एक प्रकारचं षडयंत्र रचलं गेल्याचं त्यांनी बोललेलं आहे. तुम्ही कृष्णा सेतलवाडांचं ऐकलेलं आहे. तुम्हाला नेमकं काय वाटतं? तुम्ही नक्की कमेंट बॉक्समध्ये लिहा, आणि पाहत राहा मॅक्स महाराष्ट्र, आवाज महाराष्ट्राचा. धन्यवाद.